हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 21 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कल जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन टेस्ट नंबर 20, उस टेस्ट में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर एग्जाम्स लिए थे और ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन आज के इस एग्जाम में हम 50 से 60 इन दोनों के बीच में एग्जाम ले लेंगे टाइम एडजस्ट होने के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम का ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन 6 में प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स के लिए, उसमें कुछ भी और नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम के आपको 2 से 3 या 4 मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको सीए फाउंडेशन में भी है, सो उस लेवल तक प्रिपरेशन कीजिए। सो ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। कितने टोटल? 50 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। उन 50 में सबसे पहले 10 क्वेश्चंस होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर, उसके बाद 10 क्वेश्चंस हो गए ट्रू और फॉल्स के ऊपर, उसके बाद 10 क्वेश्चंस हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर जिसमें ऑप्शंस रहेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चंस हो गए फाइंड ऑड वन आउट, टोटल 35 हो गए। उसके बाद 5 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ 5 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन वाले होंगे। और उसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चंस मेरे मन के ऊपर कुछ भी पूछूंगा जहाँ पे पोस्टिंग्स वगैरह भी आपको पूछा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप में एग्जाम स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे लड़के लड़कियाँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। कल जो एग्ज़ाम होती उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी 60 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। स्टेप बाय स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाएगा और हमारे कॉमर्स की कम्युनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होती रहेगी। सो आर यू गाइज रेडी? आपको रूल पता है, आपको बस क्या करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहले काम करना है कि लाइव कमेंट सेक्शन में आपको करेक्ट आंसर सेंड करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग 30 सेकंड बचते हैं, उस 30 सेकंड्स में आपके पास एक पेज लेना है। उस पेज पे सारे के सारे आंसर्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे जैसे एग्जाम आगे जाएगी वैसे वैसे आपके पास सारे आंसर्स हो गए और एग्जाम खत्म होने के बाद आप जब कमेंट करना चाहोगे तब आपके पास सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज। टाइमिंग लगा के हम एग्जाम देंगे, ठीक है, ताकि ओवर टाइम ना हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। An account which is prepared by not for profit concern instead of profit loss account. सेवाभावी संस्थेद्वारे नफा तोटा खाता ऐवजी कोणते खाते तयार केले जाते? सेवाभावी संस्था नफा तोटा खाते ऐवजी कोणते खाते तयार करतात? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है। An account which is prepared by not for profit concern instead of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बजाय कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ऑलमोस्ट लाइव सेक्शन में सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे प्रेशर हो जाएगा आपको, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जाम्स खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन providing services to the society only. The form of organizations provided services to the society only. अशा संघटनांचा प्रकार जो फक्त समाजाला सेवा पुरवितो, अशा संघटनांचा प्रकार जो फक्त समाजाला सेवा पुरवितो। The form of organizations provides services to society only. ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सोसाइटी को सर्विसेज देते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, क्योंकि एक बार 2-3 साल पहले मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने लिखा था तो उसने गलत कर दिया था बोर्ड्स ने,
उसके बाद हम रीचेक को डाले तब उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की तो उसके बाद उन्होंने 1 मार्क्स डाल के दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या था, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सोसाइटी ओनली। तो इसका आंसर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ेगा, कंसर्न न मत लिखे। एट द एंड ऑफ सम पॉइंट दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस बोल के आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप आंसर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखिए इंस्टेड ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस हो गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट कार्य किंवा विशिष्ट हेतूसाठी आलेली देणगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा डोनेशन जो एक खास रीजन की वजह से दिया जाता है। वो जो डोनेशन देने वाला होता है वो बोलता है कि ये मैं डोनेशन दे रहा हूँ, तो आप इस डोनेशन की जो अमाउंट है वो इस जगह यूटिलाइज कीजिए। मतलब उस डोनेशन के पीछे वो कहाँ यूटिलाइज करना है इसका रीज़न भी बताया जाता है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑलमोस्ट हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सिस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। द एक्सिस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जब एसेट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लायबिलिटी, तो उन दोनों में का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? सेवाभावी संस्थांच्या लेख्यामध्ये संपत्ती जास्त असते देणगीपेक्षा, तर त्या दोन्ही मधल्या फरकाला काय म्हणतात? द एक्सिस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अगर ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स में आएगा तो इसका आंसर थोड़ा चेंज होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट में आएगा तो इसका आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसी स्पीड से हम मेंटेन करेंगे अपने आप को तो ही हमारा प्रॉब्लम्स, तो ही एग्जाम एक्यूरेट टाइम पे ख़त्म होगी, अदरवाइज बेहिसाब टाइम लगेगी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम के बीच में छोड़ सकते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम रखिए। अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए, बाद में रिकवर कर लीजिए, लेकिन एग्जाम मत स्किप कीजिए। अपने आप को गिव अप मत बनाइए, गिव अप मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, द इनकम which is earned during the year but it has not been received during the year। मतलब ऐसा इनकम जो हमने ड्यूरिंग द ईयर में कमाया होता है लेकिन अभी तक वो हमने रिसीव्ड नहीं किया होता है। अशी प्राप्ती जी असं उत्पन्न जे आपण ड्यूरिंग द इयरमध्ये वर्षभरामध्ये कमवलेले असतात, पण आणखी ती देणगी किंवा ते उत्पन्न आपल्याला आलेलं नसतं। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोनों के दोनों आंसर्स कर रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड मीन आर द सेम, दोनों का मतलब एक ही होता है, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सिस का मतलब होता है ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हो, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे
एक्सिस ऑफ इनकम, इनकम साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो अकाउंट क्या दिखाएगा? जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा होगी तो वो नेट प्रॉफिट दिखाएगा, डीआर साइड ज़्यादा होगी तो नेट लॉस दिखाएगा। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अगर एक्सिस ऑफ इनकम बोला है मतलब इनकम साइड ज़्यादा है तो उस अकाउंट को क्या होगा? अरे बहुत ईजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज़ करा होता सिखाते समय तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते थे। इस चैप्टर से रिलेटेड पीछे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर से रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो सकते हो। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मोर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। द फीस पेड बाय पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंसर्न फॉर हिज होल लाइफ। The fees paid by a person who wants to become a member of the concern for his whole life. जर एखाद्या सभासदाला संपूर्ण आयुष्यभर त्या संस्थेचं सभासदत्व स्वीकारायचं असेल, सभासद व्हायचं असेल, तर त्याच्या मार्फत कोणती तरी एक फीस देण्यात येते, एक शुल्क देण्यात येते, त्या शुल्कला काय म्हणतात? एक अगर किसी आदमी को किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का उसके होल लाइफ के लिए मेंबरशिप चाहिए, होल लाइफ वो उस कंपनी के साथ उस संस्था के साथ काम करना चाहता है, तो वो इंसान कौन सी फीस पेड करेगा? शॉर्ट में मत आंसर दीजिए, पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए, पूरा का पूरा मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी हमारे, बस अब 3 क्वेश्चंस बाकी है रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। करेक्ट। तो अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर डीआर साइड, डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होती है तो वो अकाउंट क्या दिखाएगा? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, डेफिशिएट, सरप्लस क्या दिखाएगा? बहुत आसान है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उत्पन्न व खर्च खात्याची जर डीआर बाजू जास्त असेल तर काय दाखवेल, काय होईल व्यवसायाला? वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीरीज। अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइव प्रीमियर देखिए। लाइव प्रीमियर मतलब जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो आपके रेड कलर की जो लाइन है वो पूरी की पूरी लाइन भरी होनी चाहिए। वो पूरी लाइन अगर नहीं है, थोड़ा सा गैप है एंड स्क्रीन तक, तो उसे पूरा एंड स्क्रीन तक लाइए अपने हाथ से स्क्रॉल करके और लाइव प्रीमियर देखिए। क्योंकि अगर आप लाइव प्रीमियर नहीं देखोगे तब आपके आंसर्स और दूसरे के आंसर्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आप नेटवर्क में हो, क्योंकि रात में 10 बजे वीडियो का प्रीमियर होना है, रात में 10 बजे लाइव प्रीमियर होने वाला है, तो नेटवर्क रहेगा ही। जानबूझकर मैंने इतना लेट रखा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास नेटवर्क हो। कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दिन भर में अगर रखूँगा तो वो पेरेंट्स वगैरह अपने अपने काम पे चले जाते हैं, मोबाइल नहीं होता है, इसलिए रात के समय में सब घर पे होता है, इसलिए ये टाइम रखा है, ठीक है। और पढ़ाई का भी समय ये, तो अच्छे से रिवीजन भी होगा और पढ़ाई भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न फॉर अ पर्टिकुलर डेट, अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, a statement showing financial position, a statement showing financial position of a concern on a particular date. व्यवसायाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविणारे विवरण, व्यवसायाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविणारे विवरण, ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन
उस सेवाभावी संस्था, उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, अकाउंट से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ठीक है। 9 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो अच्छे तरीके से आंसर दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछूंगा। आई होप मेरे क्लास के तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड 8 वीडियोस की एक सीरीज बनाई थी, बेसिक वीडियोस, जहाँ पे सारे के सारे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बता दिया था। अगर आपने वो मिस किया है तो चैनल पे विजिट कीजिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे बेसिक लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो हियर इट इज, द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिक्यूरिंग इन नेचर, द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिक्यूरिंग इन नेचर, अशा प्राप्ती जे दैनंदिन स्वरूपाच्या नसतात, अशा प्राप्ती जे दैनंदिन स्वरूपाच्या नसतात। रिसिप्ट्स मतलब जो हम अमाउंट रिसीव्ड करते हैं उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं समटाइम्स। अभी हाँ, अगर एकदम देसी लैंग्वेज में आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हम रिसिप्ट 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 पीटी, वो जो टी है वो प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन रिसीट होता है, रिसीट, ठीक है। हम तो आदत से मजबूर है तो हम रिसिप्ट ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम रिसिप्ट ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन आपके लिए ये था, द रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर, म्हणजे ऐसे रिसिप्ट्स जो नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब ऐसे रिसिप्ट जो हम डे टू डे बेसिस पे रिसीव्ड नहीं करते हैं, डे टू डे बेसिस पे रिसीव नहीं करते। नॉन रिक्यूरिंग मतलब जो रिसिप्ट हम डे टू डे बेसिस पे रिसीव नहीं करते हैं, साल में 1 बार 2 बार आता है, तो उस रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट में रिसिप्ट के सिर्फ 2 ही टाइप है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर डे टू डे बेसिस पे या पर मंथ बेसिस पे हमको पैसे आ रहे तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस नहीं, रेंट रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सारे डे टू डे बेसिस पे हम रिसिप्ट करते हैं। लेकिन जो डोनेशंस वगैरह होते हैं, स्पेशल डोनेशंस वगैरह, वो साल में 1 ही बार आता है, तो उसे हम नॉन रिक्यूरिंग बोलेंगे। सो इसका आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ऐसे होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे हम रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन पे हमने सारे के सारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। सो अभी नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस आने वाले वो होंगे रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड होंगे। सो अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले समझ लीजिए कि वो जो स्टेटमेंट दिया आपको उसमें क्या बोला है क्या नहीं। भले ही आपका आंसर कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स लेट आए बट एक्यूरेट आए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने आंसर दे दिया ट्रू, उसके बाद सारे लड़के लड़कियां फॉल्स करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने वो कमेंट डिलीट कर दिया और फिर आपने फॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। वो दिखता है लाइव कमेंट सेक्शन में। सो समझ लीजिए और एक ही बार मारिए पर छक्का मारिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। सेवाभावी संस्थांचा मुख्य हेतू नफा कमाने नसतो। चूक का बरोबर? आज पानी की बोतल है अपने साथ, कल भूल गया था। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। ट्रू है या फॉल्स है? जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइव कमेंट सेक्शन में भी आंसर दीजिए और एक पेज लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है। आपको दिखेगा नहीं, कोशिश करता हूँ आपको दिखे। तो ऐसे पेज पे ही सारे के सारे आंसर्स लिखिए ताकि टेस्ट कर सको कि आपको कितने मार्क्स मिले क्या नहीं। जब मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट करूँगा जहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं।
करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए ये था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, ट्रू और फॉल्स आपको बताना था। इजी आंसर है, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, अगर आपके पढ़ाई हो गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सअप स्टेटस पर रखिए ताकि आपका स्टेटस देख के आपके जो क्लासमेट है वो भी इंस्पायर हुए और मैक्सिमम देर आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हियर इट इज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। Charitable institutions prepare profit and loss account at the end of every financial year. सेवाभावी संस्था जे असतात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी नफा तोटा खाते तयार करतात। सेवाभावी संस्था आर्थिक वर्षाच्या शेवटी नफा तोटा खाते प्रिपेयर करतात। जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होते हैं वो एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ट्रू या फॉल्स, बस इतने आंसर देना है। अगर आपने बेसिक वीडियोस देखे हैं, अगर आपको बेसिक्स आता है इस चैप्टर का तो आप आसानी से आंसर्स दे सकते हो। अगर आपके बेसिक्स वीक है, बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप आंसर एक्सपेक्ट भी मत करो अपने आप से, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं तो आप आंसर कैसे दे दोगे। कुछ तो नॉलेज होना चाहिए थोड़ा फॉर, करेक्ट। तो 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हियर इट इज, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, सो बुक में देखकर आंसर मत दीजिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस होता है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 चालू है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। खर्च व प्राप्ती खाते, प्राप्ती व शोधन खाते आणि उत्पन्न व खर्च खाते यामध्ये फरक असतो। प्राप्ती व शोधन खाते आणि उत्पन्न व खर्च खाते यामध्ये फरक असतो। चूक का बरोबर कमेंट सेक्शन मध्ये आन्सर द्या। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। उत्पन्न व खर्च खाते हे एक नामधारी खाते असते। उत्पन्न व खर्च खाते एक नामधारी खाते असते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ट्रू और फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट्स, ट्रू और फॉल्स। बहुत आसान है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे उन्होंने क्या किया है, बुक में आंसर सारे के सारे लिख लिए है और बस जो क्वेश्चन सर पूछ रहे उस क्वेश्चन ढूंढ रहे और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। ये मुझे धोखा नहीं, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मेरी 12th हो गई है, आप जाओगे तो दूसरे स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, पढ़ाई करके आंसर दीजिए। करेक्ट, हाँ 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स
प्रिपेयर बैलेंस शीट। जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनपीओ कंसर्न्स होते हैं, वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रू और फॉल्स? सेवाभावी संस्था ताळेबंद तयार करतात। सेवाभावी संस्था ताळेबंद तयार करतात। चूक की बरोबर? ट्रू और फॉल्स? बहुत इजी आसान है। अगर एक बार भी चैप्टर कर लिया, कौन से अकाउंट्स आपने निकाले मालूम है, कौन से स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आपके पास है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। तो 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पेमेंट साइड में लिखा है। तो एक्चुअल में स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें उस स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड में लिखते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए एसेट होता है। किसी भी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर पे अगर आप एक्सपेंस करोगे तो वो एक्सपेंस करने के बाद अगर उस कंसर्न्स की एसेट्स में बढ़ोतरी होती है, अगर उस कंसर्न्स का एसेट्स बढ़ता है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मराठी स्टुडंट्स, कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय की जो खर्च केल्यामुळे खर्च करणाऱ्याच्या संपत्तीत वाढ होते व त्याला दीर्घकाळापर्यंत फायदा प्राप्त होतो, त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर भांडवली खर्च असे म्हणतात। तर इसका आंसर क्या है आप सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। 17 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न क्रमांक 17 अगोदर समझून घ्या आणि मग आंसर्स द्या, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिशिएट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स ईदर सरप्लस और डेफिशिएट। मध्ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स कैलकुलेट करने के बाद एक तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिशिएट आएगा। ट्रू है या फॉल्स है? उत्पन्न व खर्च खाते क्लोज करत असताना एकतर वाढावा येईल, सरप्लस येईल, नसता तूट येईल, डेफिशिएट येईल। मराठी कॉमर्सचे स्टुडंट्स, एक पठाण नावाचा कोणतरी मुलगा का मुलगी आहे तर रिक्वेस्ट करायला आहे, आणि 3-4 मुलं पण आहेत जे रिक्वेस्ट करायला आहेत। सो जेवढं माझ्यानं होईल तेवढं मी प्रयत्न करेन, असंही नाही की तुम्हाला जसं असं इग्नोर करणार, जेवढं होईल तेवढं प्रयत्न करेन। सहकारचे पण नोट्स मी काढायचा प्रयत्न करायला, पण थोडंसं प्रॉब्लेम येत आहे। चुकीची इन्फॉर्मेशन यूट्यूबला ट्रान्सफर केल्यापेक्षा ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन जायला पाहिजे, त्यामुळे मी थोडंसं थांबलो। पण जेवढं लवकर होईल तेवढं लवकर सहकारचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चंस तुम्हाला देण्यात येतील। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए ये था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिशिएट, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दे दो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। हाँ, समझ लीजिए क्वेश्चंस में क्या बोला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स कंटेन्स ओनली द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। Receipts and payments account contains only the transactions related to current year। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं वो क्वेश्चंस अपना फेवरेट ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, वो एक ही अटेम्प्ट में इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जिनके कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है वो यहाँ पे गलती कर बैठेंगे।
सो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रिसिप्ट साइड में जो कुछ भी अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर में उस फर्म ने रिसीव किया होता है वो रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है, और पेमेंट साइड में जो कुछ भी उस फर्म ने ड्यूरिंग देयर अमाउंट पेड किया है वो वहाँ पे लिखा जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो जो कंसर्न्स अमाउंट रिसीव करते हैं तो उनको किसी भी साल का अमाउंट आ सकता है, वो लास्ट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस का आंसर बुक में कुछ भी दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर मेरे हिसाब से है फॉल्स। हाँ, करंट ईयर से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करे जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये सारे के सारे बैलेंस शीट में चले जाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में किसी भी साल का अमाउंट आपने अगर रिसीव किया तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हाँ 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस ट्रू फॉल्स से रिलेटेड बस 2 क्वेश्चंस बाकी है। आई होप आप उस 2 क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आंसर्स दे दोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर्स देने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 ईयर आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एवरी ईयर बाल विकास मंदिर अ प्राइमरी स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एवरी ईयर बाल विकास मंदिर अ प्राइमरी स्कूल प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाल विकास मंदिर एक प्राइमरी स्कूल है जो एवरी ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 19 चालू है। लेट मी चेक द कैमरास पोजीशन, समटाइम्स कैमरा धोखा दे सकता है। नहीं, इस बार नहीं दे रहा है कैमरा धोखा। कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ता है। 50 क्वेश्चंस में देखिए कितना, एक से 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बक चालू रहती है, और कैमरा के सामने कोई होता नहीं है जो कि मैं अगर थक दो तो वो बात करने वाला। सो दिखना बहुत आसान होता है कि यूट्यूब पे सिखाना ये वगैरह दिखने में आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आपको कैमरा का नॉलेज होना चाहिए, आपको एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, आपको कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो कि आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, 2 to 3 ईयर्स टाइम लगता है, उसके बाद ही कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस आता है एक अच्छे तरीके से, अदरवाइज नहीं आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में इंसान नहीं सीखता है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कंटिन्यूसली उसको मेहनत करनी पड़ती है पिछले 3 साल से 4 साल से, तभी आप किसी लेवल पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्रैक करो और सीधा उस लेवल पे जाओ। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड, लेट नाइट्स आपको स्टडी करना पड़ता है, तब आप किसी लेवल पे जाओगे, अदरवाइज नहीं। 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो आएगा वो होगा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, 50 क्वेश्चंस, उनमें से 19 क्वेश्चंस हो गए, बस 20 हो गया तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे ख़त्म होगा। हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया है? सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बाद नेक्स्ट हमने 9 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए। अब बस लास्ट ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट? हाँ, तो पहले क्वेश्चन ये रहा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। द फाइनल बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जानबूझकर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट पूछ रहा हूँ समझने के लिए आपको, ठीक है? क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द फाइनल बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने के बाद जो फाइनल बैलेंसिंग की अमाउंट आती है
वो एक तो सरप्लस होगी या फिर डेफिशिएट होगी। The final balancing amount of income and expenditure account represents either surplus or deficit. Represents either surplus or deficit. ट्वेंटी क्वेश्चंस हमारे इस मोड पे खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। करेक्ट, रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर होंगे। अगर क्वेश्चन टफ रहा तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अगर क्वेश्चन टफ नहीं रहा तो आपको आंसर्स नहीं दूंगा, ऑप्शंस नहीं दूंगा, आपको सिर्फ बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आपको बस क्या करना है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में, जो ब्लैंक स्पेस में जो भी आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। और आप सारे के सारे क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूँ वो लिखने की कोशिश मत कीजिए, आप बहुत पीछे रह जाओगे। बस डायरेक्टली आंसर दीजिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक में है, लिखने की कोशिश मत कीजिए, बस आंसर दे दीजिए। ठीक है, हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। So question it is income and expenditure account is ... Income and expenditure account is ... accounts. Income और expenditure account ये कौन सा अकाउंट है? उत्पन्न व खर्च खाते हे टिंब खाते असते। टिंब है खूप ओल्ड फॅशन मध्ये डॉट यूज करेल मी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ... अकाउंट। अरे बहुत आसान है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इजी है बहुत। 21 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ, अब ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसके मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ताकि ये न्यू सिलेबस का ये थोड़ा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगा, इसलिए आंसर दे दूंगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो कुछ भी है अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स रेंडर्स ... सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स रेंडर्स ... सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। ऑप्शंस कमर्शियल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इंडिविजुअल सर्विसेज, ग्रुप सर्विसेज। सेवाभावी संस्था, नफा न कमवणाऱ्या संस्था, समाज ... ला सेवा पुरवितात। ऑप्शंस कमर्शियल, सोशल, इंडिविजुअल, ग्रुप। Not for profit concerns provide not for profit concerns renders ... services to public at large। कौन सी सर्विस आएंगे? कमर्शियल सर्विसेज होंगे, सोशल सर्विसेज होंगे, इंडिविजुअल सर्विसेज या ग्रुप सर्विसेज। ट्वेंटी 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज ... डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज ... डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड क्या है? ऑप्शन सुनिए, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो नहीं है क्योंकि हमने रिसीव्ड किया है। करेक्ट, डोनेशन हम रिसीव्ड करते हैं। तो ऑप्शंस बस दो में ऑप्शंस में पूरा का पूरा खेल है। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज ... कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बोला था। अगर कोई भी रिसिप्ट आप डे टू डे बेसिस पे रिसीव करते हो तो वो रेवेन्यू में चला जाएगा, अगर वो डे टू डे बेसिस पे नहीं है
तो वो कैपिटल में चला जाएगा। अब कोई भी इंसान किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए स्कॉलरशिप फंड डोनेशन डे टू डे बेसिस पे देता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर आपको पता है। और एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज डॉट डॉट डॉट, आंसर्स होगा इसका कैपिटल रिसिप्ट, करेक्ट। नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जो स्टूडेंट्स अभी अभी स्ट्रीम ज्वाइन किए हैं, आज हम 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उसमें से 24 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 48 टू 49% हमने जर्नी कवर कर लिए, अभी और 50% बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आप सारे स्टूडेंट के लिए हियर इट इज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट डॉट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट डॉट, क्या रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एंड एसेट होता है, कैपिटल फंड होता है। एट द एंड ऑफ ईयर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के लिए क्या होता है? मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की नेक्स्ट पोस्टिंग आप इनकम में ऐड करने के बाद दूसरी पोस्टिंग कहाँ करते हो? बेसिक लॉजिक है, किसी छिछोरे ने लायबिलिटी लिखा है तो बहुत गंदी मौत मरेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट डॉट, एट द एंड ऑफ ईयर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एसेट होता है, या कैपिटल फंड होता है? ये साला ज्यादा पानी भी नहीं पीने जमता है, यू नो व्हाट आई मीन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए एज ऑलवेज, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। यूजुअली डॉट 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 इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यूजुअली डॉट डॉट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यूजुअली डॉट डॉट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए सबसे ज़्यादा इनकम किस रेवेन्यू अमाउंट से आता है? रिसिप्ट साइड में एक बैलेंस होता है जो कि एवरी प्रॉब्लम में आता है। Usually dot dot is a major source of income. Usually dot dot is a major source of income for a not for profit concern. Question number 26. Question number 26. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो पूछने वाला वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको आंसर्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं समझा दूंगा क्वेश्चन पूछने के बाद, सारे स्टूडेंट आंसर देने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स आंसर देने के बाद मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अगर हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो वो एग्ज़ाम बहुत लंबा जाएगी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में 2.5 आवर्स लग सकता है, इसीलिए जो बेसिक ज़रूरत है उसी एक्सप्लेन करके बताऊँगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स डॉट 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 क्लोजिंग स्टॉक, cash and bank balance, surplus and deficit. The closing balances of receipt and payment accounts, the closing balances of receipt and payment accounts usually represents dot dot dot. Not for profit concern का जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम में जो आपको बेस अकाउंट दिया जाता है
वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में सबसे नीचे बाय बैलेंस सीडी लिखा होता है, करेक्ट। और बाय बैलेंस सीडी लिख के समटाइम्स डायरेक्ट अमाउंट दी जाती है या समटाइम्स बाय बैलेंस सीडी उसके नीचे अंडरलाइन करके कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक दिया जाता है। तो आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ और एक बार, द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट डॉट, यूजुअली रिप्रेजेंट्स डॉट डॉट डॉट। 26 क्वेश्चंस हो चुके हैं देखते देखते, अब बस 4 क्वेश्चंस बाकी है रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद हम आगे जाएंगे, करेक्ट। अगर स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल की लिंक, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखते जाइए प्रीमियर देखने से पहले ही, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज अ डॉट 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 एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज डॉट 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 एक्सपेंडिचर। इमारतीवर खरेदी केल्यानंतर जो खर्च होतो त्या खर्चाला डॉट 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 खर्च असे म्हणतात। महसुली खर्च, भांडवली खर्च, कोणता खर्च? एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज अ डॉट 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 एक्सपेंडिचर। सपोज किसी फर्म ने या किसी एनपीओ ने बिल्डिंग परचेस की है तो उस एक्सपेंडिचर को किस एक्सपेंडिचर के नाम से हम पुकारेंगे या किस एक्सपेंडिचर में उसे ट्रीट करेंगे? 1 मिनट पहले 20 to 30 सेकेंड्स में मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसके बाद ट्राई कर रहा हूँ कि मराठी स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करके बता सकता हूँ क्या। अगर मुझे पॉसिबल हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा हूँ उसके आंसर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि सब मुझे ही पता चले कि कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं कितने नहीं आते हैं, और मेरे पास भी एक आंसर शीट होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस किसी भी वीडियो के नीचे मैसेज करता है कि सर मुझे 27 का आंसर नहीं आया तो बताओ, तो 27 क्वेश्चन कौन सा था ये मुझे तो मालूम नहीं था, तो आंसर देख के मैं कोशिश करूँगा कि उसको समझा सकूँ। 27 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अब 3 क्वेश्चंस रह गए रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप हम ये भी ख़त्म कर देंगे, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, परचेस ऑफ स्टेशनरी इज एन डॉट 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 एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्टेशनरी इज एन डॉट 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 एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्टेशनरी इज एन डॉट 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 एक्सपेंडिचर। कैपिटल, रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल, रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू। अगर कोई भी एक्सपेंसेस करने के बाद टेम्परेरी बेसिस पे हमें प्रॉफिट होता है या टेम्परेरी हमें सर्विस मिलती है तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि आप मूवी देखने चले गए, जो भी पैसा आपने दिया, जो भी एक्सपेंस आपने किया, उस एक्सपेंसेस पे आपको टेम्परेरी प्रॉफिट होता है, टेम्परेरी सर्विस मिलती है 3 घंटा 4 घंटा, करेक्ट। तो वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे रिलेटेड टू रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। परचेस ऑफ स्टेशनरी इज अ डॉट 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 एक्सपेंडिचर, डॉट 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 एक्सपेंडिचर ऑप्शंस थे कैपिटल, रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू। ट्वेंटी 28 क्वेश्चंस हो चुके ऑलरेडी। क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें हमने पहले 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, उसके बाद 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, और अब चालू है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। अब चालू है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे होंगे।
नेक्स्ट, अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी है रिलेटेड टू फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 29। पहले समझो यार, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आंसर दो। जो बाकी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, मतलब आप भी आंसर मत दो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन डॉट डॉट डॉट, ऑप्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। Non-cash items are not recorded in, non-cash items are not recorded, non-cash items are not recorded, non-cash items are not recorded in dot dot dot, options income and expenditure account, receipt and payment accounts, balance sheet and profit and loss account। क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं कि नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू मनी नहीं है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का ही रिकॉर्ड इस अकाउंट में होता है। फॉलोइंग जो अकाउंट्स आपको बताए गए हैं उनमें ऐसा कौन सा अकाउंट है, उस अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चंस मैं रिपीट करता हूँ और एक बार, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन डॉट 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 अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं है, मतलब कट नॉट फॉर प्रॉफिट में क्वेश्चन पूछा है तो इस चैप्टर में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, तो वो भी कट। अब बात कहाँ पे आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, तो इसका आंसर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। जुगाड़ा लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो अकाउंट्स में बहुत आगे जाओगे, वही के वही अगर चक्कर मारते फिरोगे तो वही रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हेयर इट इज, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज अ फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। और एक बार रिपीट करता हूं, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट is prepared as a final accounts by dot dot dot, not for profit concern, trading concerns, commercial organizations, public limited company। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट्स, एज अ फाइनल अकाउंट्स बोल के कौन सी इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप किसी ट्रेडिंग कंसर्न्स के पास चले जाओगे तो वो एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट्स बोल के क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, करेक्ट। तो एज अ फाइनल अकाउंट्स बोल के फॉलोइंग में से कौन सी इंस्टीट्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। ऑप्शंस आपको थे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, ट्रेडिंग कंसर्न्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखते देखते हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। बस आप सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो अभी और बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो जस्ट आउटस्टैंडिंग अक्टूबर हुआ है, अभी नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद बोर्ड्स आएंगे, तो अभी तो धमाल होगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा मज़ा आएगा, करेक्ट। मतलब किसी भी चैनल को अगर
सब्सक्राइबर्स मानो 1 लाख 2 लाख है, 3,000 4,000 कितने भी है, तो 0.1% ही उस चैनल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं। आप मेरे चैनल पे देखिए, आप जितने सब्सक्राइबर हो उसमें से 1% निकालिए तो 1% ही स्टूडेंट्स रेगुलर में है। देखा जाए तो उतने भी नहीं है, लेकिन एक बोलने की बात। तो 30 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा फाइंड ऑड वन आउट। मैं कुछ आपको बैलेंसेस या कुछ नाम बताऊंगा, अकाउंट्स का नाम या कुछ बैलेंसेस के नाम, आपको उसमें से जो भी ऑड है वो आपको लिख लेना है या कमेंट सेक्शन में डाल देना है, जिसे कि हम BPL बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। तो हेयर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एंड सैलरी, इसमें से ऑड वन कौन सा है? मशीनरी, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स एंड सैलरीज, इसमें से ऑड कौन सा है? मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, सैलरी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हम। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि ऑड वन कौन सा है। मशीनरी एक एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन सैलरी एसेट्स है क्या? नहीं, सैलरी एक्सपेंसेस है। फाइनल अकाउंट में देखा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जाओ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सैलरीज, जो कि ऑड वन में चला जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा लिखोगे आप? सपोज आपको क्वेश्चन फर्स्ट बी में आ गया फाइंड ऑड वन आउट, तो आपको ये चारों की चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी लिखने के बाद सामने एक लाइन क्वेश्चन मार्क और एक नंबर डाल के लिख दीजिए। जो भी ऑड वन है वो डायरेक्ट वो ऑड वन लिख दीजिए। जैसे कि अभी इसमें ऑड वन क्या है? सैलरी, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। हियर इट इज क्वेश्चन, पहले समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। सरप्लस, डेफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। सरप्लस, डेफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। समटाइम्स ऑड वन में जो हमको लगता है कि ऑड वन है वो ऑड वन नहीं होता है, दूसरा ही कोई ऑड वन होता है। समटाइम्स हो सकता है आप सही हो, बुक में आंसर गलत दिया है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि जो आंसर्स हर एक अकाउंट के आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के वीडियो में एज अ पिन कमेंट में मैंने पिन किया है, वो अकाउंट ओरिजिनल है, 100% है, उसे आप फॉलो कीजिए। समटाइम्स आपके बुक में रॉन्ग भी दिया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, अभी जस्ट बुक प्रिंट होके आई है, सो मिस्टेक्स होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये था, सरप्लस, डेफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, इसमें से ऑड वन कौन सा है? सरप्लस, नेट प्रॉफिट, सरप्लस, डेफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। सो ऑलमोस्ट हमने 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड। इन ब्रैकेट आपको कॉमन सेंस चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, क्योंकि कुछ वहाँ पे इनकम दिए है और कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं। करेक्ट, तो मतलब 3 इनकम दिए है तो एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑड होगा। तो एक्सपेंसेस को उठाओ, कमेंट कर दो कि कौन सा उसमें का आंसर है, ऑड वन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए था सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड लॉकर रेंट रिसीव्ड।
जिसका आंसर आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कमेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, मेरे पास टाइमर लगा हुआ है, मैं एकदम कट टू कट स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 60 to 80 सेकेंड्स दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि हमको 50 क्वेश्चंस अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 34 पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ पे आपको कुछ 4 एजुकेशनल या 4 सर्विसेज इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, जिसमें कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है और एक ट्रेडिंग कंसर्न है। तो आपको बताना है कि उनमें से ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा है या उनमें से कितने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है और कितने ट्रेडिंग कंसर्न है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ज़्यादा है तो जो भी ट्रेडिंग कंसर्न होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये था आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और आंसर्स दे दो। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड ऑड वन आउट। अगर ऐसा एक बार रिवीजन आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने टाइम देके समझने की कोशिश की है तो एक ही रिवीजन काफ़ी है। एक ही रिवीजन तक अगर आपने आज इसे परफेक्ट कर लिया तो बोर्ड्स की एग्ज़ाम तक आपको ये परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बिना पढ़ाई किए भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कॉमन सेंस है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम देंगे वो किसी भी चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट क्लास में चालू होता है उसे मिस मत कीजिए। 101% फोकस कीजिए। अगर आपने उस टाइम फोकस किया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरे चैनल पे हर एक चैप्टर से रिलेटेड बेसिक थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस है। जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट या सम फर्स्ट से नहीं स्टार्ट करता हूँ। पहले 5 से 6 दिन उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ाता हूँ जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स कवर कर लेता हूँ। उसके बाद चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें 2 लॉजिक ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक सुनिए फर्स्ट स्टूडेंट्स का कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये तीनों के तीनों अकाउंट है और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैलेंस शीट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, जो कि अभी कमेंट सेक्शन में आप देख भी सकते हो कुछ स्टूडेंट्स ने बैलेंस शीट लिखा है। लेकिन सेकेंड लॉजिक स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल करते हैं, जो जिसने थोड़ी सी पढ़ाई करी है वो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक ट्रेडिंग कंसर्न एज अ फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट बोल के प्रिपेयर करता है और उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं आता है। तो वो क्या बोलेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इसमें ऑड है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट कमेंट कर देगा। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा हरामी हूँ, जानबूझकर इसको थोड़ा समय लगाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप पिन कमेंट में इसका आंसर देख सकते हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, हिंट तो दे दिया मैंने। क्वेश्चन आपके लिए ये था क्वेश्चन नंबर 35। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स,
ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बैलेंस शीट, इनमें से और कौन सा है? आप गेस कर सकते हो कि कल 90 मिनट्स तक विदाउट पानी पिया मैंने क्लास लिया था, तो कितना पानी की ज़रूरत थी कल। आज बॉटल ला लिया और 4 बार पानी पीना हो गया। प्यास बहुत लगती है, बहुत कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बोलने की आदत थी, क्योंकि पहले क्या होता था, कंटिन्यूसली क्लास होता था, सवेरे 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, तो स्टेमिना होता था कि हम विदाउट पानी पिए भी 2-3 क्लास मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से दिन भर घर में है, सारी की सारी क्लास लेने की आदत छूट गई है। घर पे बैठ के ही अगर चेयर पे बैठे बटन दबाए तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा कंफर्ट हो गया है पिछले 8 महीने से, एकदम बॉडी को रिलैक्स हो गया है, बॉडी जस्ट एक्सर्शन नहीं हो रही है। लेकिन अब जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब असली मज़ा आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी आदतें जा चुकी हैं। और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा बोर्ड्स के ऊपर अच्छी आती थी कंपेयर टू अदर टीचर्स। वाइट बोर्ड पे जब लिखते हैं मार्कर से तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी आती थी। कल मैंने लिखने की कोशिश की 8 महीने बाद, इतनी घटिया आई, इतनी घटिया आई, इतनी घटिया आई, कोई बोल भी नहीं सकता कि ये किसी टीचर की हैंड राइटिंग है। तो लिखने की आदत भी अभी लगाना पड़ेगा बोर्ड्स के ऊपर। अगर और 6 महीने लॉकडाउन रहा तो टीचर्स एज ए टीचर तो मैं रहूँगा ही नहीं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड। करेक्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड। आपको बस बताना है, मैं कुछ आपको अमाउंट्स बताऊंगा, आपको बस कैलकुलेट करके बताना है कि कितनी अमाउंट कहाँ पे जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ा सा समय दूंगा, बस आपको कैलकुलेट करके बताना है। समझ में आ रहा है? हाँ, जितना आप फोकस करोगे, जितना आप अच्छे तरीके से सुनोगे, उतना ही आप अच्छे तरीके से आंसर्स दे सकते हो। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए ये रहा, समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। सपोज किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इनकम और एक्सपेंडिचर का, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उसके इनकम साइड में 10,000 रुपये हमने लिखे हैं। इनकम साइड में हमने लिखे हैं 10,000, और उस कंसर्न का डेफिशिएट आया है 5,000। उस कंसर्न्स का डेफिशिएट आया है 5,000। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। इनकम साइड में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के इनकम साइड में डेफिशिएट इनकम लिखा है 10,000, मतलब टोटल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो इनकम साइड में 10,000 अमाउंट है, और वो अकाउंट कंप्लीट करने के बाद डेफिशिएट आया है 5,000। वो अकाउंट कंप्लीट करने के बाद डेफिशिएट आया है 5,000। तो आपको बताना है कि उस अकाउंट की एक्सपेंडिचर की टोटल कितनी होगी। उस अकाउंट की एक्सपेंडिचर की टोटल कितनी होगी। इनकम की टोटल आ रही है 10,000, डेफिशिएट दिखा रहा है 5,000, तो आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर की टोटल कितनी होगी। अरे बहुत आसान है, दिस क्वेश्चंस रिक्वायर्स जस्ट ओनली कॉमन सेंस। अगर वो आपके पास है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिमाग में लाइए। इनकम साइड में लिख दीजिए 10,000 रुपये। हाँ, तो इनकम साइड में 10,000 लिख दिया, तो कितनी एक्सपेंडिचर साइड में कितनी अमाउंट होने के बाद उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को 5,000 का डेफिशिएट होता है। कॉमन सेंस, करेक्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर देना स्टार्ट किया है। 36 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए। सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप आंसर देने की कोशिश करोगे। ठीक है, बेसिक है। अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व की है तो आप आने वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, आप आंसर्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 36 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट्स के इनकम साइड में टोटल ऑफ इनकम लिखा है 8,000। टोटल ऑफ इनकम आई है 8,000, और उस प्रॉब्लम में सरप्लस आया है 4,000।
उस प्रॉब्लम में सरप्लस आया है 4000, तो कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर को होगी? इनकम को 8000 है, सरप्लस 4000 दिखा रहा है, 4000 दिखा रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? इनकम 8000 है, सरप्लस 4000 आ रहा है, तो कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर होने के बाद सरप्लस 4000 आएगा? कॉमन सेंस, बस इतना ही कॉमन सेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। 37 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक करो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाओ, इतना आपके लिए चालू है तो वीडियो को लाइक करते जाओ। जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना वीडियो प्रमोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के एक्सपेंडिचर साइड, सॉरी इनकम साइड की टोटल दिखा रही है 7500। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इनकम साइड में टोटल आ रही है 7500 और एक्सपेंडिचर साइड आ रही है 9000। तो उस वक्त उस फर्म को सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा, कितना होगा उसका अमाउंट आपको लिखना है। आंसर कैसा लिखना है? अगर 2000 सरप्लस हुआ 2000 सरप्लस, 2000 डेफिशिएट हुआ 2000 डेफिशिएट लिखना है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। टाइमर पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। इनकम साइड 7500, एक्सपेंडिचर साइड 9000। इनकम साइड 7500, एक्सपेंडिचर साइड 9000। क्या आएगा आंसर्स? क्वेश्चन कमेंट कीजिए। इनकम 7500, इनकम कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या करोगे आप? 9000 लिख दोगे। इनका एक्सपेंडिचर के 9000 में से इनकम के 7500 चले गए तो कितना हज़ार बचेगा? 1500 रुपये। उस 1500 को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएट। 1500 रुपये डेफिशिएट आएगा, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। पहले क्वेश्चन समझो और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत आसान है, बस आप समझने की कोशिश करो। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर में हमने इंश्योरेंस पेड किया है 1100 रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर में हमने 1100 रुपये इंश्योरेंस के पेड करे। क्वेश्चन नंबर 39 चालू है। ड्यूरिंग द ईयर में हमने 1100 रुपये इंश्योरेंस के पेड किए और उन 1100 में से 100 रुपीज़ अमाउंट प्रीपेड है। उन 1100 में से 100 रुपीज़ अमाउंट प्रीपेड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट करंट ईयर के लिए एक्सपेंडिचर है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 1100 रुपये इंश्योरेंस के पेड किए और उस 1100 में से, उस 1100 में से 100 रुपीज़ अमाउंट प्रीपेड है, तो कितनी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर के लिए एक्सपेंसेस है? कितनी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर के लिए एक्सपेंसेस है? लेट मी चेक कैमराज पोजीशन, अदरवाइज धोखा हो जाएगा। लगता है आज का वीडियो कल से लंबा चले जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है टाइम पे। क्वेश्चन ये था आपके लिए कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 1100 रुपये इंश्योरेंस के पेड किए, उनमें से 100 रुपीज़ प्रीपेड है, तो करंट ईयर के लिए कितना एक्सपेंसेस हो जाएगा वो आपको बताना था, जो कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया है। अरे हाउलो, कुछ स्टूडेंट्स गलत कमेंट कर रहे हैं। 1100 रुपये दे दिया, उसमें से 100 रुपीज़ प्रीपेड है, तो हाउलो 1000 रुपये एक्सपेंडिचर होगा ना। कहाँ दिमाग, थोड़ा एग्ज़ाम में बैठते समय, लाइव क्लास में जो एग्ज़ाम में आते हो, प्रीमियर में देखते समय एक झंडू बम मिलता है मार्केट में, हरा कलर का नहीं लाल कलर का झंडू बम मिलता है, तो वो झंडू बम थोड़ा घुटने में लगा दिया करो, थोड़ा दिमाग में झंडू बम लगेगा तो अच्छे तरीके से आंसर्स आएंगे।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अच्छे तरीके से आंसर्स दो, समझ में आ रहा है? हाँ क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर्स दे दो, ठीक है? हाँ तो टोटल हमने रेंट पेड किया था 8,250, लिख लो कहीं तो भी। ड्यूरिंग द ईयर हमने रेंट पेड किया था 8,250 और उस 8,250 में से 8,250 में से 6,650 रुपीज रिलेटेड टू करंट ईयर का है। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हमने रेंट पेड किया था उस रेंट में 8,250 रुपये हमने ड्यूरिंग द ईयर पेड किया था, तो उसमें से सिर्फ 6,650 अमाउंट करंट ईयर की है। तो आपको बताना है प्रीपेड अमाउंट कितने रुपीस की होगी। तो आपको बताना है प्रीपेड अमाउंट कितने रुपीस की होगी। वंस अगेन कॉमन सेंस विंस, कॉमन सेंस होगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज मर भी जाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा। कितना भी रट्टा मार लो, कुछ भी करो, ऐसे क्वेश्चंस जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर रट्टा मार नहीं सकते। कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो क्या बोलेंगे? अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हावले की तरह दोनों की टोटल कर रहे हैं, 8,250 एंड 6,650, दोनों की टोटल नहीं करना है, माइनस करना है। 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस लास्ट के 10 क्वेश्चंस बाकी है और उन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन वाले। 5 क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शंस वाले, ठीक है? आई होप आप आंसर दे सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन नंबर 41 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डॉट 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 ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड डॉट 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 ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड डॉट 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 ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डॉट 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 ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डॉट 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 ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलरेडी आपने इसका आंसर पहले ही दे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स में या पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करोगे, जो आपने पेज पे लिखा है वहाँ पे अगर देखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डॉट 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 अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डॉट 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 अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुंबई की जो यूनिवर्सिटी है मुंबई की जो यूनिवर्सिटी है वो डॉट 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 अकाउंट्स प्रिपेयर करती है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? फोर्टी 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस 8 क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए था, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डॉट 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 अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने आंसर्स दे दिया है, सो हम आगे चलते हैं, मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स is considered as dot 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 receipt. Subscription received from the members is considered as dot 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 receipt.
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं उनसे हम अगर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं वो कौन से रिसिप्ट होता है, 2 ही रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, दोनों में से एक आंसर आएगा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 43 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट्स लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे ही रहे। कुछ स्टूडेंट्स में फोकस कर रहा हूँ कि हर एक एवरी सिंगल क्वेश्चंस का आंसर उनके पास है। मैं गॉड से रिक्वेस्ट करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ कि उन सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कंप्लीट हो और उन्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। अगर हार्ड वर्क करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अगर कॉपी करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 44 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये रहा। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स शोज डॉट 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 शोज कैश डॉट डॉट डॉट। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज कैश डॉट डॉट डॉट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्रेडिट साइड होता है वो क्या दिखाता है, कैश रिसिप्ट दिखाता है या कैश पेमेंट्स दिखाता है, वही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 चालू है। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज डॉट डॉट डॉट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या दिखाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स प्राप्ती व शोधन खात्याची CR बाजू रोख खर्च दाखवते का रोख शोधन दाखवते? फोर्टी 44 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड टू द डॉट डॉट ईयर। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड ओनली टू द डॉट 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 ईयर। द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the dot 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 year. बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसान है। The transactions recorded in income and expenditure account are related to the dot 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 year. Okay. सो 45 क्वेश्चंस हमने इस पोजीशन तक कवर कर लिए हैं। अब जो 5 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा वो क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक होंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो डाउट हो वो क्लियर कर सकूं। ऑलरेडी मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे, बेसिक्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम में कहाँ सब्सक्रिप्शन आया तो उसका मतलब क्या होता है क्या नहीं, सारी की सारी डिटेल दे दी है। अगर आपको आने वाले 5 क्वेश्चंस के आंसर ना आए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। सब्सक्रिप्शन बेसिक्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के नाम से एक लिंक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी मिली तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, कोई ना कोई मेरे क्लास का लड़का है, मैं खुद आपको उस लिंक रिप्लाई कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हाँ। सो आप सारे स्टूडेंट्स से अब ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास जो न्यू बोर्ड्स की सिलेबस की बुक है वो ओपन कीजिए, पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 पेज नंबर ओपन कीजिए। उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 दिखाया है, उस पेज पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 दिखाया है। जैसे कि आप वो क्वेश्चंस आप बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, लगा रे भाई लगा, हाँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा।
5 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ड्यूरिंग द ईयर वो जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है उस प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आपको आंसर बताना है कि उस प्रॉब्लम में आपका करंट ईयर कौन सा है। जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो या आपके बुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 है, उस प्रॉब्लम में आपका करंट ईयर कौन सा है। कॉमन सेंस अगर मैंने सिखाते समय अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के मैक्सिमम वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी करते हैं कि सर मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आपके वीडियो देखने के बाद आपके एक्सप्लेनेशन की वजह से मुझे अच्छे तरीके से समझा, मेरे क्लासेस के सर ने मुझे समझा दिया था, लेकिन आपने जो एक्सप्लेन किया है वो उस तरीके से अगर मैं समझने की कोशिश की है तो मुझे रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मेरे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो देख लो, प्रॉफिट में रहोगे। एट द एंड मेरे वीडियोस आपको देखना है। अगर आपने पिछले 5-6 महीने से मेरे चैनल पे हो तो मेरे वीडियोस देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज़ किसी नई चैनल पे जाओगे तो उसकी टीचिंग आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम आपके पास नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये क्वेश्चन में आपका करंट ईयर कौन सा है। तो करंट ईयर है 18 एंड 19, जो कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, करंट ईयर 2018 एंड 19 का कितना सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट ईयर 17 और 18 में ऑलरेडी रिसीव कर लिया था। गलत आंसर मत दीजिए, आपको मालूम नहीं है तो। करंट ईयर 18 एंड 19 का कितना रुपए सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट ईयर में ऑलरेडी रिसीव कर लिया था। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 47 था, करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट ईयर में रिसीव किया था। करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट ईयर में रिसीव किया था। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अगर करंट ईयर की कोई अमाउंट लास्ट ईयर में आती है तो वो अमाउंट लास्ट ईयर में हमारे लिए, करंट ईयर की कोई इनकम लास्ट ईयर में आती है तो लास्ट ईयर वो अमाउंट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20,000। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। करंट ईयर 2018 एंड 19 में आपने नेक्स्ट ईयर 19 एंड 20 का कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया था। नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर कितना है। नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर कितना है। नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर कितना है। 48 क्वेश्चंस हो गए देखते देखते। 48 क्वेश्चंस था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48 कि नेक्स्ट ईयर का कितना रुपए सब्सक्रिप्शन आपने ड्यूरिंग द करंट ईयर में रिसीव किया है। नेक्स्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर में रिसीव किया है। सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स से करेक्ट आंसर दे दिया। उसका आंसर है 21,000। रिसीव साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा कि 19 एंड 20 जो नेक्स्ट ईयर है उस नेक्स्ट ईयर का आपने 21,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। करेक्ट, हाँ। तो अब जो क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो आंसर्स दे ही देंगे। मुझे पता है कि DA2 एकेडमी के स्टूडेंट्स जो मई महीने में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था जूम मीटिंग्स पे और यूट्यूब पे, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को परफेक्ट हो गया था। सो अब आप भी अच्छी तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले समझ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने 16 एंड 17 का 23,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। मतलब ड्यूरिंग द करंट ईयर 18 एंड 19 में आपने 16 और 17 का 23,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। और अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे
तो आपको 16 एंड 17 का 26,000 सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, समझ रहे हो? 26 आना बाकी था, 23 आ गए, तो रिमेनिंग जो गैप है वो दोनों में का, तो वो दोनों में का गैप कितना होगा और वो जो अमाउंट होगी उसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी। सपोज गैप आ रहा है, सपोज मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सपोज गैप आ रहा है 5,000 का, तो आपको कमेंट करना है 5,000 लायबिलिटीज़, 5,000 एक्सपेंडिचर, 5,000 इनकम, 5,000 एसेट्स, जो भी अमाउंट आएगी और वो कहाँ पोस्टिंग होगी वो दोनों ही आपको लिख देना है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर आपने 23,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था रिलेटेड टू 16 एंड 17, और 16 एंड 17 का आपको सब्सक्रिप्शन आना बाकी था 26,000, 26 आना था, 23 आ गए, रिमेनिंग कितने बचे, उतनी के अमाउंट की पोस्टिंग कहाँ जाएगी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। मैं ही बता देता हूँ, 3,000 बचते हैं रिमेनिंग, 26,000 आने थे, 23,000 आ गए, रिमेनिंग कितने 3,000, 3,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वो अमाउंट आने वाली है, अभी तक डेब्ट्स नहीं हुआ है, अभी तक वो अमाउंट डूब नहीं गई, आने वाली है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या है, इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम की पोस्टिंग कहाँ होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो आपको क्या लिखना है आंसर 3,000 एसेट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, करंट ईयर का हमने 4,10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, कितना 4,10,000 रुपीज। तो आपको बताना है कि उस 4,10,000 की जो पोस्टिंग आप इनकम साइड में करते हो, तो उस 4,10,000 में कितनी रकम ऐड होगी, कितनी रकम लेस होगी, ऐड लेस करने के बाद उस 4,10,000 में, सॉरी मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया था शायद, माय मिस्टेक, क्योंकि 1 घंटे से बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं था, और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, टोटल ड्यूरिंग द ईयर में हमने करंट ईयर का 4,10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, तो उस 4,10,000 की पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में, तो उस 4,10,000 में कौन से अमाउंट्स ऐड होंगे, कौन से अमाउंट लेस होंगे, वो आपको ओन लेवल पे कैलकुलेट करना है, और आपको बस इतना बताना है कि आंसर में इनकम साइड के आउटर कॉलम में, इनकम साइड के आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन की कितना अमाउंट आएगी, इनकम साइड के आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन की कितना अमाउंट आएगी। जो 4,42,000 लिख रहे हैं वो नंबर 1 के हवाले, जो 4,30,000 लिख रहे हैं वो नंबर 2 के हवाले। अच्छी तरीके से आंसर्स दो, दीवाने जैसा मत करो। मैंने आपको कल ही बोला है, आज के भी ऑनलाइन क्लास में बोला है, लाइव क्लास में एग्ज़ाम देते समय झंडू बाम घुटने पे लगा के बैठिए, दिमाग थोड़ा झंडी में लगेगा तो दिमाग तेज चलेगा। इनकम साइड के आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आएगा। सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर्स दे दिया है। सो दैट्स इट। इसी मोमेंट पे हम नॉट फॉर प्रॉफिट के 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए। आई कांट बिलीव कि आज के एग्ज़ाम में इतना टाइम लगा है, क्योंकि कंपेयर टू फाइनल अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेंस थोड़ा हार्ड था, ज़्यादा टाइम लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, उसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी मोमेंट पे हम आज के एग्ज़ाम्स क्लोज करते हैं। आज का वीडियो, आज की लाइव एग्ज़ाम्स यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप 10 बजे से पौने 11, पौने 12 बजे तक, हाँ चिल्लाओ सालो, तुम चिल्लाओ, और ज़ोर से चिल्लाओ, वीडियो ख़त्म भी मत करने दो। थैंक यू सो मच, आपने 10 बजे से लेके अभी तक नॉन स्टॉप वीडियो देखा। अगर आपने सारे के सारे 50 क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट दे दिए, एक भी आपकी मिस्टेक नहीं हुई है, तो आप एकदम राइट ट्रैक पर हो, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी तरीके से आंसर्स दे दो। अगर आपने सारे के सारे आंसर्स दे दिए, कुछ आंसर्स आपने दूसरों का देखकर दे दिया, या कुछ आंसर्स आपने ऑलरेडी आपके बुक पर लिखे हुए थे,
आपके क्वेश्चन जो बुक में ऑब्जेक्टिव्स है उसके सारे के सारे आंसर्स आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। तो अगर आप वो सारे आंसर्स यहाँ पे लिख लिए हो, मतलब उस सारे के आंसर्स टिक मार्क कर रहे हो, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ऑलरेडी टिक मार्क कर रहे हो, और बस पेरेंट्स को दिखाने के लिए या अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए या खुद को धोखा देने के लिए देख के आंसर्स दे रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू आंसर मत दे, बहन तो आंसर मत दे, कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतनी रात गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो खुद को धोखा देने के लिए नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाने के लिए हम इतनी रात गए पढ़ाई कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग तू देख के आंसर्स दे रहा है, चुप खाली पीली 500 से 600 MB डाटा वेस्ट कर रहा है तो मतलब नहीं है। तो ईमानदारी से दे, तू सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर दे दे, लेकिन ईमानदारी से दे दे। तू देख के आंसर देगा 50 आउट ऑफ 50 लेगा तो कुछ भी काम करने लगेगा, लेकिन तू विदाउट देखे बगैर बिना देखे हुए आंसर्स देगा, एक मार भी लेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेहनत से आंसर दे, बिना देखे हुए आंसर दे, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ध्यान से सुनना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको क्या काम करना है, जितने भी मेरे एडमिशन ऑफ पार्टनर के वीडियोस के लिंक हैं ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चैनल पे विज़िट कीजिए। चैनल पे विज़िट करने के बाद प्लेलिस्ट में एडमिशन के सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो बेसिक जो लेक्चर्स थे, जैसे कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की एंट्री क्या होगी, A1 की एंट्री क्या होगी, A2 की एंट्री क्या होगी, A3 की एंट्री क्या होगी, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, RDD किसे कहते हैं, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस के डाउट्स हैं वो सारे के सारे वीडियो देख के क्लियर कर लो, क्योंकि एडमिशन में भी हम अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस देखने वाले, उसमें 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स होंगे और रिमेनिंग 20 हो गए। उस रिमेनिंग 20 में मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा और उस प्रॉब्लम देख के आपको बताना है कि सैक्रिफाइस रेशो क्या हो सकता है, किसी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या हो सकती है, क्या नहीं। एडमिशन का एग्ज़ाम मैं नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। एडमिशन का मैं जितना हो सके उतने हार्ड प्रॉब्लम्स पूछना चाहता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे चिंदी चोर क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, लेकिन 30 क्वेश्चंस इजी होंगे और जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होंगे भाई साहब वो बहुत हार्ड होंगे। अच्छों का पसीना निकल जाएगा वो 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, ठीक है। अब प्रैक्टिस तो हो गई है, इजी क्वेश्चंस के तो आंसर आप पिछले 2 दिन से दे रहे हो। कल फाइनल अकाउंट्स में भी इजी क्वेश्चंस थे और आज नॉट फॉर प्रॉफिट में भी इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन कल से थोड़ा हम अपना लेवल डिफ़िकल्टी लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्ट चैप्टर जैसे कि रिटायरमेंट आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। सो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। ये 8 दिन जितना ज़्यादा हो सके उतनी मेहनत कीजिए। ये देखिए अभी लाइव प्रीमियर बनाने में 12 बजते हैं, मुझे 11:30-12 बजते हैं। उसके बाद 12 बजे वीडियो ख़त्म होने के बाद अराउंड 11:45 तो अभी हो गए, तो वो होने के बाद 2 से 3 बजे तक मुझे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या नहीं, प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद 2-3 बजे सोने के बाद फिर सवेरे उठो, फिर लाइव क्लास वगैरह ले लो, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। मेरी एज 26 है, तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए 25-26 दोनों के बीच में, तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपकी एज सिर्फ अभी 18 है, अभी भी 18 कंप्लीट नहीं हुआ है, 17 और 18 के बीच में हो। कोई तो स्टूडेंट्स अगले साल 18-17 कंप्लीट करेंगे, तो आप मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क करो। समझ में आ रहा है? सो कल मिलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के एग्ज़ाम में। आई होप आप पढ़ाई करके आओगे और एग्ज़ाम दोगे। अगर आपने आज के एग्ज़ाम में 50 के 50 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दे दिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस आप राइट ट्रैक पर हो। ऐसे ही पढ़ाई करो, आप बाकी सारे स्टूडेंट्स से बहुत आगे निकल जाओगे। आज एग्ज़ाम में आगे निकल जा रहे हो, कल लाइफ आने वाली है, कल लाइफ में भी आप आगे जाओगे। अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इस मोमेंट पे हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ साल बाद कोई और आएगा, उसके सपने पूरे करने के लिए आपको उसके नीचे, हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस है, एक तो अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक करो, दिन रात मेहनत करो,
या सेकंड ऑप्शन, किसी और के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करो। अगर दिन रात मेहनत करना है तो किसी और के सपने पूरे करने के बजाय खुद के ड्रीम्स पूरे करने के लिए मेहनत करो। लाइफ में, इस दुनिया में आपका नाम का भी एक ना एक दिन डंका ज़रूर बचेगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, समाज के लोग आपको नीचा दिखाएंगे, अपने लोग, अपने दोस्त आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे वो लोग कल आपके साथ आके आपका ऑटोग्राफ लेंगे, कल आपके सेल्फी लेंगे, कल आपसे आपका टाइम मांगेंगे और उस टाइम आप बहुत प्राउड फील करोगे। सो अगर वो सब अच्छे दिन देखना है, वो सब ड्रीम कंप्लीट करना है, वो जस्ट एक अनफॉरगेटेबल लाइफ जीनी है, तो ये वक्त है पढ़ाई करने का, ये वक्त है अपने आप को टेस्ट करने का। अगर आज मेहनत करोगे तो कल आगे बढ़ोगे। दैट्स इट। आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल रात करेक्ट 10 बजे एडमिशन ऑफ पार्टनर के एग्जाम के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 एकेडमी। आपके प्रसाद सर को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब सब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।